गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको परासरण क्या है तथा परासरण पर आधारित प्रयोग आपको समझाया था। अर्थात परासरण को समझाने के लिए हमने थिसिल की प्रयोग के बारे में आपको बताया था। परासरण के बारे में हमने बताया कि केवल विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विसरित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने आपको परासरण की दूसरी परिभाषा भी बताई थी, जिसमें आपको बताया था कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाले गमन को या स्थानांतरण को या प्रवाह को या जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। बाहरी विलयन की सांद्रता के अनुसार, किसके अनुसार? बाहरी विलयन की सांद्रता के अनुसार एक कोशिका जो होती है वो बाह्य परासरण और अंतः परासरण दोनों को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। किसके आधार पर? बाहरी विलयन के अनुसार। एक कोशिका जो होती है वो बाह्य परासरण को भी प्रदर्शित करती है, अंतः परासरण को भी क्या करती है? प्रदर्शित करती है। इसलिए विलयन की सांद्रता के अनुसार या विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को कितने प्रकारों में बांटा गया है? विलयन के 3 प्रकार होते हैं। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन को कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले विलयन के 3 प्रकारों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। किसके आधार पर? विलयन की सांद्रता के आधार पर। अच्छा, विलयन की यहां पर जरूरत क्यों पड़ी ये आपको मालूम मैं बता देता हूं कि विलयन की सांद्रता की यहां पर आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि अभी हम आपको परासरण के प्रकार पढ़ाएंगे। परासरण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य परासरण और दूसरा होता है अंतः परासरण। बाह्य परासरण और अंतः परासरण में 2 शब्दावली आएंगी, जिनको हम एक को बोलेंगे अल्परासरणी विलयन और दूसरे को कहेंगे अति परासरणी विलयन। इसलिए उनको समझाने से पहले, बाह्य परासरण और अंतः परासरण को समझाने से पहले हमें विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकारों को पढ़ना क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकारों पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं लेसन नंबर 5 इज गोइंग ऑन कंटिन्यू हेयर। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। टाइप ऑफ ऑस्मोसिस, परासरण के प्रकार। और हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो है क्या? विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन में आपको बता चुका हूं सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। विलय और विलायकों के सम्मिश्रण से किसका निर्माण होता है? विलयन का निर्माण। और हम यहां पे बात कर रहे हैं विलयन के प्रकार। विलयन जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन
इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है अल्प परासरणी विलयन। अल्प परासरी विलयन इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा जो प्रकार है उसे कहते हैं अति परासरी विलयन। अति परासरी विलयन इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन की सांद्रता के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते हैं, समपरासरी विलयन, अल्परासरी विलयन और अति परासरी विलयन। ठीक है, अब देखिए इसको हम समझा रहे हैं किस तरीके से। सबसे पहले समपरासरी विलयन देखिए, यहां पर ये एक बीकर है। ठीक है, इस बीकर में हमने एक क्या है पादप कोशिका ली। ठीक है, और ये इस बीकर के अंदर क्या भरा हुआ है, एक विलयन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, विलयन भरा हुआ है। ठीक है, अब इस विलयन की सांद्रता, और ये क्या है, एक कोशिका है, तो इस कोशिका की सांद्रता, कोशिका द्रव में भरा हुआ जो विलयन होता है, कोशिका द्रव में भरा हुआ जो विलयन होता है, और दूसरा है इस बीकर में जो भरा हुआ विलयन होता है। इसलिए हमने आपको शुरू में क्या बताया, बाहरी विलयन की सांद्रता के अनुसार, ये बाहरी विलयन है, उस बाहरी विलयन की सांद्रता के अनुसार, ध्यान से सुनिएगा, बाहरी विलयन की सांद्रता के अनुसार एक कोशिका, ये एक कोशिका है, वो किसको दर्शाती है, वो बाह्य परासरण को भी दर्शाती है और अंतः परासरण को भी प्रदर्शित करती है। तो हम यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि ये एक बीकर में विलयन है, और इस विलयन के अंदर आपको क्या है, हमने एक इस कोशिका को, इसके अंदर क्या है, एक कोशिका इसमें रखी है। आप देखते हैं कि इस विलयन की कोशिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। इस विलयन में रखी हुई कोशिका में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उस पर हम आपसे बात करते हैं। देखिए क्यों नहीं होता है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि इस विलयन की सांद्रता और इस कोशिका के कोशिका द्रव में, इस कोशिका के कोशिका द्रव में जो विलयन होता है उसकी सांद्रता कैसी होती है, बराबर होती है। यानी कि कोशिका के अंदर की सांद्रता, ठीक है, और कोशिका के बाहर जो विलयन होता है उसकी सांद्रता, दोनों की सांद्रता कैसी होती है, बराबर होती है। उसे क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। सम का मतलब समान, परासरी का अर्थ होता है परासरण, विलयन का अर्थ होता है विलयन, अर्थात ऐसा विलयन, ठीक है, जिसमें रखी हुई कोशिका और विलयन की सांद्रता दोनों कैसी हो, समान हो। अर्थात परिभाषा क्या हुई, जब किसी विलयन की सांद्रता, जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव, कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता के कैसे हो, बराबर हो। जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता के कैसी हो, बराबर हो। ये एक कोशिका है और ये कोशिका द्रव है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता के कैसी हो, बराबर हो, अर्थात विलयन की सांद्रता और कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता कैसी हो, बराबर हो, तो उसे समपरासरी विलयन कहा जाता है। देखिए अब बात करते हैं हम अल्पपरासरी विलयन। देखिए ये एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने क्या लिया, एक अल्पपरासरी विलयन लिया। क्या लिया, अल्पपरासरी विलयन लिया, ठीक है। अब इस विलयन के अंदर आपको बात कर रहे हैं, ठीक है, ये एक कोशिका है, ठीक है,
इस कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भरा हुआ है और कोशिका द्रव की सांद्रता कैसी है, अधिक है। ठीक है, कोशिका द्रव की सांद्रता कैसी है, अधिक है, और इस विलयन की जो सांद्रता है वो कैसी है, कम है। तो उस विलयन को क्या कहा जाएगा, अल्प पराशरी विलयन कहा जाता है। अल्प पराशरी विलयन की परिभाषा क्या हुई, जब किसी विलयन की सांद्रता, ये जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता से कैसी हो, कम हो। कैसी हो, सांद्रता कैसी हो, कम हो। अर्थात आप देखेंगे अल्प पराशरी विलयन में जो कोशिका होगी उसके कोशिका द्रव की सांद्रता तो अधिक होती है, और विलयन की सांद्रता कैसी होती है, कोशिका के बाहर जो विलयन होता है उसकी सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। या हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कैसा हो, कम हो। कोशिका रस की सांद्रता से कैसा हो, कम हो, उस विलयन को क्या कहते हैं, अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। अब हम बात करते हैं अति पराशरी विलयन। ठीक है, यहां पे आप देखिए, ये एक अति पराशरी विलयन के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे हमने एक विलयन लिया है, ठीक है, और इसमें हमने एक कोशिका को रखा है। ठीक है, इस कोशिका को जब इस विलयन में रखा जाता है, ठीक है, इस कोशिका को इस विलयन के अंदर क्या है, रखा जाता है। तो आपको बता दें, ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या खास बात है, उसके ऊपर हम आपसे बात करते हैं। क्या करते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, बात करते हैं कि इस विलयन की सांद्रता तो कैसी होती है, अधिक होती है। विलयन की सांद्रता तो अधिक होती है, और कोशिका का जो कोशिका द्रव होता है उसकी सांद्रता कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, अति पराशरी विलयन की परिभाषा क्या हुई, जब किसी विलयन की सांद्रता, ठीक है, कोशिका के कोशिका द्रव, जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता से कैसी हो, अधिक हो। कैसी हो, विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव से कैसी हो, अधिक हो, तो उसे क्या कहा जाता है, अति पराशरी विलयन कहा जाता है। ठीक है, मैं अभी इनको और भी अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। अभी एक एग्जांपल दूंगा मैं दोनों का एक एक, जिससे आप थोड़ी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। फिलहाल मैं इनकी परिभाषा दे रहा हूं डायरेक्टली आपको, ठीक है, फिर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। अब यहां पे आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा, कि ऐसा घोल जिसमें कोशिका रस की सांद्रता, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता, ध्यान से सुनना, ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कैसी हो, अधिक हो। ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस के घोल से कैसी हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, अति पराशरी विलयन कहते हैं। कोई भी परिभाषा दे सकते हैं। जब किसी विलयन की सांद्रता, ठीक है, कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता से अधिक हो तो उसे अति पराशरी विलयन कहते हैं। अब मैं अल्प पराशरी विलयन का एक उदाहरण दे रहा हूं, देखना भैया। देखो, ये जो विलयन है वो तो क्या है, विलयन के रूप में तो हमने लिया है जल, ठीक है, और हमने यहां पर एक जो कोशिका लिया है वो है हमारी किशमिश। ठीक है, किसकी है भैया, किशमिश की। बात समझ आ रही। अब आपको हम यहां पे बता रहे हैं कि इस किशमिश के अंदर क्या भरेगा, जल जाएगा, जल अंदर की ओर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, जिससे इसके आकार में क्या है, जब विलयन की सांद्रता कैसी हो, कम हो, यानी कि विलयन की सांद्रता तो अधिक है, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया हूं, ये बाहरी पराशरण का होगा और ये क्या होगा, अति पराशरण का होगा। ठीक है, किसका होगा, अति पराशरण का होगा। ध्यान से सुनना, मैं किशमिश का उदाहरण दे रहा हूं पहले। ठीक है, तो यहां पे किशमिश को, सॉरी सही बोल रहा हूं मैं, ये किशमिश है और इस किशमिश के अंदर हमने क्या भरा है, जल भर रखा है। किशमिश है और किशमिश को किसमें रखा है, बीकर में। ठीक है, बीकर में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। जल क्या है, एक अल्प पराशरी विलयन होता है।
कौन सा होता है? अल्पराशरी विलयन होता है। तो यहाँ पे अल्पराशरी विलयन जब यहाँ पे भरा होगा तो जल जो होगा वो किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा? कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा। उस विलयन को अल्पराशरी विलयन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिका द्रव की सांद्रता अधिक है और जल की सांद्रता अगर देखी जाए तो वो कम है। ठीक है, इसलिए कौन सा विलयन कहलाएगा? ये अल्पराशरी विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो तीनों परिभाषाएं आपकी समझ में आ गई होगी, संपराशरी विलयन, अल्पराशरी विलयन और अति पराशरी विलयन। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं पराशरण के प्रकार। ठीक है, मेन जो हमारा टॉपिक है वो ये है पराशरण के प्रकार, टाइप ऑफ ऑस्मोसिस पे आपसे बात करने जा रहे हैं। देखिए टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए पराशरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य पराशरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। और दूसरे को बोला जाता है अंतः पराशरण। ठीक है, जिसको बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। ठीक है, सबसे पहले हम आपसे बात कर रहे हैं बाह्य पराशरण के बारे में कि बाह्य पराशरण क्या है। ठीक है, हम देखिए एक बीकर है और इसमें हमने क्या भरा है? चीनी का सांद्र घोल भरा हुआ है। चीनी का सांद्र घोल भरा हुआ है। ठीक है, इस चीनी के सांद्र घोल में क्या डाल दिया जाता है? एक अंगूर का दाना डाल दिया जाता है। तो ये अंगूर डाल दिया। ठीक है, चीनी के सांद्र घोल में क्या डाला जाता है? जब अंगूर को डाला जाता है। ठीक है, तो अंगूर को जब डाला जाएगा तो ये चीनी का सांद्र घोल वो कैसा घोल है? एक अति पराशरी विलयन होता है। कौन सा विलयन होता है? ये अति पराशरी विलयन होता है। ठीक है, जब अति पराशरी विलयन के अंदर, ठीक है, जब इस पादप कोशिका को हमने यहां पे डाला है तो डालने पर आप कुछ समय पश्चात देखेंगे कि इस अंगूर के अंदर अंगूर की जो कोशिका होगी उसमें जो अर्धपारगम झिल्ली होगी उससे जल के अणु क्या होंगे? बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, जल के अणु क्या होंगे? बाहर निकलेंगे और निकलने के कुछ समय पश्चात अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। अंगूर क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। तो ये क्या है? बाह्य पराशरण। क्या कहलाएगा? बाह्य पराशरण कहलाएगा। देखो एक उदाहरण तो ये दे दिया। दूसरा उदाहरण सुनिएगा। यदि हम अपने खेत के अंदर आवश्यकता से अधिक मात्रा में यदि खाद डाल देंगे, आवश्यकता से अधिक रासायनिक खाद अगर डाल देते हैं तो हमारी जो फसल होती है वो क्या हो जाती है? सूख जाती है। ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक रासायनिक पदार्थ यदि आप खेत में डालेंगे तो हमारी फसल क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। ठीक है, ये किसके कारण होता है? बाह्य पराशरण के कारण होता है। ठीक है, अर्थात जब किसी कोशिका को कौन से विलयन में रखा जाता है? अति पराशरी विलयन में रखा जाता है। अति पराशरी विलयन किसे कहते हैं? अर्थात ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से क्या हो? अधिक हो, या ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो? अधिक हो। तो इसकी सांद्रता अधिक है, इस कोशिका है यानी कि अंगूर की जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव है उसकी सांद्रता कैसी है? यहाँ पे कम है। तो जब ये कम होगी तो ये विलयन कौन सा कहलाएगा? अति पराशरी विलयन। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि जब किसी कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, कौन से विलयन में रखा जाता है? अति पराशरी विलयन में रखा जाता है, तो विलायक के अणु कोशिका से विलायक के अणु या जल के अणु क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। विलायक या जल क्या होता है? जल के अणु का है, कोशिका से क्या निकल जाते हैं? बाहर आने लगते हैं या बाहर निकल जाते हैं।
ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? बाह्य परासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य परासन कहा जाता है। तो बाह्य परासन की क्या परिभाषा हुई, इस पर आपसे बात कर रहे हैं। जब किसी कोशिका को अति परासनी विलयन में रखा जाता है तो उस कोशिका से विलायक के अणु, ठीक है, बाहर आने लगते हैं, जिससे कोशिका कैसी हो जाती है? कोशिका का जीव द्रव संकुचित हो जाता है, जिस क्रिया को बाह्य परासन कहते हैं। क्या आप यहीं तक ही बोल सकते हैं, जब किसी कोशिका को अति परासनी विलयन में रखा जाता है तो उस कोशिका से विलायक या जल के अणु क्या होते हैं? बाहर आ जाते हैं, जिसे बाह्य परासरण कहा जाता है। देखिए, बाह्य परासरण के बाद हम बात कर रहे हैं अंतः परासरण के बारे में। देखिए, अंतः परासरण का भी एग्जाम्पल मैंने दिया, आपने ध्यान से सुना हो। ये एक बीकर है और इस बीकर में हमने एक विलयन के रूप में क्या लिया है? जल लिया है। ये जल है वो यहां पर एक अल्प परासरी विलयन के रूप में क्या करेगा? कार्य करेगा। अल्प परासरी विलयन के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। इस जल के अंदर, ठीक है, बीकर में जो जल है इसके अंदर हम एक किशमिश को क्या कर देते हैं भैया? डाल देते हैं। ये किशमिश हमने क्या है? डाल दिया, ठीक है। अब अल्परासनी विलयन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव की सांद्रता से कैसी हो? कम हो, तो उसे क्या कहते हैं? अल्परासनी विलयन कहते हैं। या ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कैसी हो? कम हो। कैसी हो? कम हो। अर्थात कोशिका रस की सांद्रता कैसी है? अधिक है, और विलयन की सांद्रता कैसी है? कम। अब यहां पर क्या होगा कि जब इस किशमिश को अल्परासनी विलयन में रखा जाएगा, तो अल्परासनी विलयन में जब रखा जाता है तो किशमिश की ये कोशिका जो होती है उसके अंदर क्या होता है? जल अंदर क्या करने लग जाता है? प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है? जल इसके अंदर क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतः परासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतः परासरण कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि जब किसी कोशिका को अल्परासरी विलयन में रखा जाए, जब किसी कोशिका को अल्परासरी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु, ठीक है, जल के अणु उस कोशिका के अंदर या विलायक के अणु, ठीक है, पादप कोशिका के अंदर या उस कोशिका के अंदर क्या करने लगते हैं? प्रवेश करने लगते हैं। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? अंतः परासरण कहते हैं। देखो, और भी सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं यहां पे। एंडो का अर्थ होता है इनसाइड, एंडो का अर्थ होता है इनसाइड, ठीक है। यानी कि कोशिका के अंदर विलायक के अणुओं का प्रवेश करने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंतः परासरण कहते हैं। एक्सो का अर्थ होता है आउट, आउट का अर्थ होता है बाहर निकलना। अर्थात जब किसी कोशिका से जल के अणु क्या निकले? बाहर निकले, तो क्या कहलाएगा? बाह्य परासरण। और जब किसी कोशिका में जल के अणु प्रवेश करें, ठीक है, इनसाइड, तो उसे क्या कहते हैं? अंतः परासरण। दोनों की परिभाषा एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। जब किसी कोशिका को अल्परासनी विलयन में रखा जाता है तो उस कोशिका में विलायक के अणु, ठीक है, या जल के अणु क्या करते हैं? प्रवेश करने लगते हैं, जिसे अंतः परासरण कहते हैं। जब किसी कोशिका को अति परासनी विलयन में रखा जाता है तो जल के अणु, ठीक है, उस कोशिका से बाहर निकलने लगते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाह्य परासरण कहते हैं। I think all of you understand about exoosmosis and endoosmosis. अब हम बात करते हैं परासरण का महत्व। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परासरण का महत्व। देखिए, परासरण का महत्व, इस पे हम बात कर रहे हैं। significance of
या इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए परासरण का क्या महत्व है, इस पर आपसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट सुनिए, ठीक है। आपको बता दें, मृदा के अंदर जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है। जड़ों में क्या होते हैं, मूल रोम होते हैं। ध्यान से सुनना, यहां पर कई चीजों को यहां पे हम क्लियर कर देंगे। ये एक पौधा है, ठीक है। ये इनके अंदर क्या है, पत्तियां हैं, ठीक है। ये इनके अंदर और शाखाएं हैं, ठीक है। ये तना है। तो पौधे के अंदर ये क्या है, जड़ें होती हैं, और जड़ों के अंदर क्या पाए जाते हैं, ये मूल रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम द्वारा क्या है, मूल रोम क्या करती है, मृदा से जलों को क्या करती है, अवशोषित करती है, ठीक है। मूल रोम द्वारा जल का जो अवशोषण किया जाता है, इन मूल रोमों के द्वारा जो जल का अवशोषण किया जाता है वो परासरण की क्रिया द्वारा ही किया जाता है। पहला पॉइंट समझ आ गई कि मूल रोमों द्वारा, मूल रोम कहां पर पाए जाते हैं, जड़ में पाए जाते हैं। तो मूल रोमों के द्वारा जो जल का क्या किया जाता है, अवशोषण किया जाता है, वो जल का अवशोषण किसके माध्यम से होता है, परासरण की क्रिया द्वारा ही होता है। तो मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण परासरण की क्रिया द्वारा होता है। बात समझिए। अब देखिए, जो जल होता है वो पौधे के विभिन्न भागों में क्या होता है, वितरण जो होता है। पौधे के विभिन्न भागों तक जल का जो वितरण होता है वो किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। तो दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया कि पौधे के विभिन्न भागों में, पौधे के विभिन्न भागों में जल का जो वितरण होता है वो किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। जल के विभिन्न भागों में, पादप के विभिन्न भागों में जल का अवशोषण जो होता है वो परासरण के द्वारा ही होता है। तीसरी बात मैं कर रहा हूं, जब कोई बीज अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद उनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो बहुत ही तरुण होती है, और तरुण कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा होती है, परासरण के द्वारा होती है। तो आपका तीसरा पॉइंट समझ आ गया कि तरुण कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, परासरण के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा होती है, परासरण के द्वारा ही होती है। बात क्लियर समझ में आनी चाहिए कि तरुण कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो किसके जरिए होती है, परासरण के द्वारा ही होती है। आपको मैं बता दूं, परासरण की क्रिया द्वारा ही पादपों को हिमीकरण, फ्रीजिंग, परासरण की क्रिया जो होती है वो पादपों को हिमीकरण या शुष्कन के प्रति क्या बनाती है, प्रतिरोधक बनाने का क्या करती है, कार्य करता है। तो परासरण की क्रिया जो होती है वो पादपों को हिमीकरण, फ्रीजिंग और शुष्कन, डिसिसेशन के प्रति क्या बनाती है, प्रतिरोधक बनाने का क्या करती है, कार्य करती है। ये तीसरा मेन पॉइंट है। देखिए नेक्स्ट मैं बता दूं, जो जल होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ठीक है। ये पादप कोशिका है, यहां पे एक कोशिका है, दूसरी कोशिका। तो जल जो होगा वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, दूसरी से तीसरी, चौथी। तो जल जो होता है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ठीक है, विसरित होता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो विसरण होता है जल का वो किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। देखिए नेक्स्ट बता दूं, पादपों के अंदर क्या पाए जाते हैं, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं, और ये रंध्र जो होते हैं वो खुलते और बंद जो होते हैं। रंध्र जो खुलते हैं और कैसे होते हैं, बंद होते हैं, वो किसके द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है। तो पादपों में रंध्रों का खुलना व बंद होना भी किस पर निर्भर करता है, परासरण के द्वारा ही होता है, ठीक है। देखिए बीजाणुधानियां होती हैं, बीजाणुधानियों का स्फुटन होता है। लघु बीजाणुधानी का जो स्फुटन होता है
वो किसके द्वारा होता है? परासरण के कारण ही होता है। फल व बीजों का जो स्फुटन होता है उसमें भी कौन सहायक होता है? परासरण के द्वारा ही होता है। प्रकीर्णन की क्रिया जो होती है वो भी किसके द्वारा होती है? परासरण के कारण ही होती है। ये सभी क्या है? परासरण के क्या है? महत्व। सबसे पहले मैंने बताया कि मूल रोम जो होती है वो जल का अवशोषण किसके द्वारा करती है? परासरण के द्वारा ही करती है। मूल रोम जल का अवशोषण किसके द्वारा करती है? परासरण के द्वारा करती है। नंबर 1 पर पौधे के विभिन्न भागों में जल का जो वितरण होता है, पौधे के विभिन्न भागों में जो जल का वितरण होता है वो वितरण किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा ही होता है। तीसरा मैंने बताया तरुण कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है? परासरण के कारण ही होती है। चौथा मैंने आपको बताया एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में जो जल का विसरण होता है वो परासरण के द्वारा ही होता है। पादपों में रंध्रों के खुलने व बंद होने की जो क्रिया होती है वो परासरण के द्वारा ही होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि बीजाणुधानी का जो स्फुटन होता है उसमें परासरण की क्रिया क्या होती है? सहायक होती है। फल व बीजों के फटने की जो क्रिया होती है वो परासरण के द्वारा ही क्या होती है? पूर्ण होती है। ठीक है, ये सारे क्या है? परासरण के महत्व है। दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, देखिए परासरण के महत्व के बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक पर, नए टॉपिक पर आपसे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, देखो प्लाज्मोलाइसिस को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप यहां देखो भी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीव द्रव्य कुंचन। चलो एक साथ हम दो चीजें पढ़ा रहे हैं आपको, जीव द्रव्य कुंचन जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, और दूसरा है जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन इंग्लिश में बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। डीप्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मो का अर्थ होता है प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मो का अर्थ होता है, ध्यान से सुनना, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का अर्थ होता है जीव द्रव्य, और लाइसिस का अर्थ होता है ब्रस्ट। ठीक है, ब्रस्ट का अर्थ होता है फटना। ठीक है, देखो जीव द्रव का फटने का अर्थ है कि जीव द्रव जो होता है कोशिका के अंदर, जो जीव द्रव होता है वो कोशिका से जीव द्रव क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। और जब जीव द्रव बाहर निकल जाता है तो ये क्या है? कोशिका संकुचित हो जाती है। ठीक है, वो क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? जीव द्रव कहलाती है, परंतु ये हमारा एक सटीक बिंदु नहीं है। ठीक है, सटीक कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए हम क्या बता रहे हैं वो सुनिए। हम क्या करते हैं कि एक कोशिका है, उस कोशिका को एक विलयन में रखते हैं। ठीक है, और वो विलयन कौन सा होता है? अति पराशरी विलयन होता है। ठीक है, जब किसी पादप कोशिका को, मान लीजिए ये एक पादप कोशिका है, ठीक है, ये एक पादप कोशिका है, और इस पादप कोशिका को हमने किस में रखा है? ये पादप कोशिका है, और इस पादप कोशिका को कौन से विलयन में रखा है? अति पराशरी विलयन में रखा है। कौन से विलयन में रखा है? अति पराशरी विलयन में रखा है। जब अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो क्या होता है कि इस पादप कोशिका से जल जो होता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकलने लगता है। जल क्या होता है? इस पादप कोशिका से क्या है? बाहर निकलता है, जिससे क्या होता है? इस पादप कोशिका का देखो जीव द्रव होता है, इस पादप कोशिका का जीव द्रव जो होता है वो सिकुड़ने लगता है। क्या हो जाता है? इस पादप कोशिका का जीव द्रव क्या है? सिकुड़ जाता है।
तथा ये जीव द्रव जो होता है वो संकुचित हो जाता है। जैसे मैं इसको यहां पे दिखा रहा हूं, ये एक पादप कोशिका है और इस पादप कोशिका को किसमें रखा है हमने? एक अति पराशरी विलयन में रखा है। किसमें रखा है? अति पराशरी विलयन में रखा है। किसको? पादप कोशिका को। अति पराशरी विलयन किसे कहते हैं? ऐसा घोल जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से कैसी हो? अधिक हो। या जब किसी विलयन की सांद्रता कोशिका के कोशिका द्रव की सांद्रता से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाता है? अति पराशरी विलयन। तो इस अति पराशरी विलयन में इस कोशिका को रखा जाता है। जब रखा जाता है तो इस कोशिका से विलायक के अणु या जल के अणु क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो इस कोशिका का, देखो प्रारंभिक अवस्था में इस कोशिका का जीवद्रव इस प्रकार का होता है, परंतु जैसे ही इस कोशिका से जल के अणु धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे इस कोशिका से जल के अणु क्या हो जाते हैं? बाहर निकल जाते हैं, तो ये जीवद्रव क्या होता है? या तो इस तरीके से कोशिका के मध्य में ये जीवद्रव क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है या संघनित हो जाता है। जीवद्रव जो होता है वो कोशिका के मध्य में संघनित हो जाता है या किसी कोने के अंदर क्या होता है? इस तरीके से क्या हो जाता है? संघनित हो जाता है। यानी कि वो जीवद्रव क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है, संघनित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? इस स्थिति में आपको बता दूं, कोशिका की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जीवद्रव कुंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जीवद्रव कुंचन कहते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीवद्रव क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जीवद्रव कुंचन कहते हैं। जीवद्रव कुंचन की प्रारंभिक अवस्था को, जीवद्रव कुंचन की जो प्रारंभिक अवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? प्रारंभिक जीवद्रव कुंचन कहते हैं। प्रारंभिक जीवद्रव कुंचन कहते हैं। इनिशियल प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि उसी कोशिका को, ये क्या है? ठीक है, प्रारंभिक जीवद्रव कुंचन वाली जो कोशिका होगी, यानी कि इसका जीवद्रव कोशिका के मध्य में आ गया है। इस कोशिका को हम किस में रख रहे हैं? देखो ये तो क्या है? पादप कोशिका है। ये तो क्या है भैया? पादप कोशिका है। ठीक है, और इसमें ये जीवद्रव क्या है? संकुचित अवस्था में, कोशिका के मध्य में मैंने दिखा है। और इस कोशिका को अब हम किस में रख रहे हैं? अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए। किस में रखा जाए? इस प्रारंभिक जीवद्रव कुंचित कोशिका को किसमें रखा जाए? अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए। अल्प पराशरी विलयन में रखा जाए। जब इसे अल्प पराशरी विलयन में रखा जाएगा तो विलायक के अणु या जल के अणु इस कोशिका के अंदर क्या करने लगते हैं? पर अंदर प्रवेश करते हैं। अर्थात यहां पे अंतःपराशरण की क्रिया होती है। और अंतःपराशरण की क्रिया के फलस्वरूप क्या होता है? जो जीवद्रव जैसे जैसे इसके अंदर, कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता जाएगा, वैसे वैसे ये जीवद्रव जो संघनित अवस्था में वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा? फैलता हुआ जाएगा। और कोशिका के संपूर्ण भाग में जीवद्रव क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, जिसे क्या कहते हैं? जीवद्रव विकुंचन कहते हैं। अर्थात कोशिका का जीवद्रव पूर्व स्थिति में आ जाता है इस प्रकार से, जिसे क्या कहते हैं? जीवद्रव विकुंचन कहते हैं। आइए सबसे पहले हम जीवद्रव कुंचन की परिभाषा दे रहे हैं। जीवद्रव कुंचन क्या है? जब किसी पादप कोशिका को जब किसी पादप कोशिका को अति पराशरी विलयन में रखा जाता है तो उस पादप कोशिका से जल के अणु क्या होते हैं? बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, उस पादप कोशिका से जल के अणु क्या होते हैं? उस कोशिका से बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने पर उस कोशिका का जीवद्रव कैसा हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तथा इस संकुचित जीवद्रव जो होता है वो कोशिका के मध्य में या कोने में क्या हो जाता है? संघनित रूप से दिखाई देता है।
कोशिका की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जीव द्रव कुंचित अवस्था कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को जीव द्रव कुंचन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब हम बात कर रहे हैं जीव द्रव विकुंचन की परिभाषा। परिभाषा क्या हुई जीव द्रव विकुंचन की? जब किसी प्रारंभिक जीव द्रव कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? अल्प पराशरी विलयन में रखा जाता है। तो विलायक के अणु पादप कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, जिससे जीव द्रव धीरे धीरे संमित अवस्था से विस्तीर्ण अवस्था के अंदर आता है, अर्थात जीव द्रव जो होता है वो पादप कोशिका के अंदर फैल जाता है, जिसे जीव द्रव विकुंचन कहते हैं। जीव द्रव कुंचन में क्या होता है कि पादप कोशिका से जल के अणु बाहर निकल जाते हैं तो जीव द्रव सिकुड़ जाता है, और जीव द्रव विकुंचन में क्या होता है कि वापिस जो कुंचित जीव द्रव होता है उसमें पुनः जल के अंदर जल के अणु प्रवेश कर जाए तो पुनः उनकी कोशिका में जीव द्रव क्या हो जाता है? फैल जाता है, जिस क्रिया को जीव द्रव विकुंचन कहते हैं। देखिए, इसी के साथ आज जो हमने आपसे कई बिंदुओं पर चर्चा की है वो सुन लीजिए। पहला बिंदु हमने पढ़ा है पराशरी विलयन के बारे में, विलयन के प्रकारों के बारे में। दूसरा पराशरण के प्रकार, तीसरा पराशरण का महत्व, और चौथा हमने बिंदु पर बात कर लिया है जीव द्रव कुंचन और विकुंचन। ठीक है, टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी स्टडीड ऑल द वीडियोस। थैंक्स वेरी मच।